स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्ट जो हमारे कोर्स में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कोई भी ऐसा दूसरा एक्ट नहीं होगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस ना हो। मतलब ये बहुत ही जनरलाइज्ड एक्ट है। हम कोई भी दूसरा एक्ट पढ़े, जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़े या फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़े, हम जैसे कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं, सेबी के कोई एक्ट पढ़े, कंपनीज एक्ट पढ़े, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट यूज होता ही है। रीजन, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने भी एक्ट पढ़ रहे हैं सब में कॉन्ट्रैक्ट का बेस यूज आता है। नाउ एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी इसका अच्छा खासा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। एंड इनफैक्ट इस लेवल का वेटेज है कि ये तुम्हारा एंट्रेंस या फाउंडेशन या एंट्रेंस वाला एग्जाम, एंड फिर से ये टॉपिक रिपीट हो रहा है एग्जीक्यूटिव के अंदर। सो एंट्रेंस एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों लेवल पे हमें 2 बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। पहली बार खाली एमसीक्यू बेसिस पे टेस्ट हुआ, एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ये चैप्टर टेस्ट होता है, राइट। तो बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। मैं रियल लाइफ से भी बहुत सारे एग्जांपल्स लेके तुमको समझाऊंगा ये सारा टॉपिक। जितना हो सके कंसेप्ट समझने का ट्राई करना रेदर देन रेटाफिकेशन, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय मतलब तुमको सिचुएशन बेस्ड स्टडीज ज्यादा आएगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। सो लेट्स गो फॉर द बेस कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले हम एक टर्म देखते हैं, ऑफर। एक लेमन टर्म है, हम बोलते हैं ना ऑफर किया है। तो ऑफर में क्या करते हैं हम कोई चीज किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं, व्हाट वी वांट टू डू। तो इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं। ऑफर मींस व्हाट, व्हेन वन पर्सन signifies to another, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with a view, मतलब उसका इंटेंशन है कुछ ऐसा, with a view to obtain the assent of that other person। उस अदर पर्सन का असेंट, हाँ या ना, उसका इंटेंशन है कि सामने वाला उसके लिए हाँ या ना बोले। He is said to have made a proposal। प्रपोजल को हम ऑफर भी बोलते हैं। सो देखो, when one person signifies to another, जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है his willingness to do, वो कुछ काम करना चाहता है, और abstain from doing, abstain मतलब वो काम नहीं करना चाहता है, willingness to do और abstain from doing something, अब वो कुछ भी चीज हो सकता है, with a view to obtaining the assent of that other person, कि सामने वाला पर्सन उसके लिए हाँ बोले या ना बोले। तो हम ऐसा ऐसा बोलेंगे he is said to have made a proposal, उसने ऑफर किया है। जैसे अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ऑफर क्या होता है। सपोजिंग एक पर्सन ए ऑफर करता है बी को
कि वो अपना घर बेचना चाहता है इन 50 लाख रुपीज टू बी। सो ए ने ऐसा सेंटेंस बोला, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस। तुम लोग मुझे बताओ क्या ये ऑफर हुआ या नहीं हुआ? नो नो सर। रीजन? It's just a desire, sir. इंफॉर्मेशन बता। इट्स मियरली अ डिजायर, इंफॉर्मेशन। मैं मेरा घर बेचना चाहता हूं, बट मैं इसके आगे एक ऐसा वर्ड डाल दूं, विल यू बाय, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, विल यू बाय? बताओ Yeah, ये then ऑफर हुआ it's क्या? offer. यस ऑफर है। इट Yes, बिकम्स एन ऑफर। रीजन क्या हो गया इसके पीछे? क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन है कि सामने वाला उसके लिए या तो हाँ करे या ना करे, राइट, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। तो हम ऐसा बोलेंगे ही सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल, ये एक ऑफर हुआ। नाउ अब ऑफर के बाद में सेकंड टर्म आता है एक्सेप्टेंस। सेकंड टर्म आता है एक्सेप्टेंस। सो व्हाट इज एक्सेप्टेंस? तो सिंपली व्हेन the person to whom, when the person to whom offer has been made signifies his assent thereto, वो उसके लिए हाँ कर देता है, signifies his assent thereto, he is said to have accepted the proposal, उसने एक्सेप्टेंस कर दिया है, is said to have accepted the offer। so acceptance क्या हो गया? जिस पर्सन को ऑफर किया है, जब वो अपना असेंट दे देता है उस चीज के लिए, signifies his assent thereto, is said to have accepted the offer। अब जैसे ऊपर के केस में हमने देखा था एग्जांपल में कि ए ने बी को ऑफर किया, आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर ₹50 लाख, विल यू बाय? नाउ यहां पे देखो, ए ने ऑफर किया है बी को, सी जाके को बोलता है यस आई एम रेडी टू बाय, क्या हम उसको एक्सेप्टेंस बोले? चलिए आंसर, विल इट बी टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस? मैंने जैसे एक जनरल सेंटेंस बोला, आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर ₹50 लाख, विल यू बाय? कोई और पर्सन आके मेरे को बोल रहा है कि वो खरीदने के लिए तैयार है, क्या वो एक्सेप्टेंस हुआ क्या? हाँ यस, वो जनरली बोल रहे थे, तो स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे। नहीं, यहाँ पे ऑफर किसको हुआ था? ऑफर वाज मेड टू बी, बी। और एक्सेप्टेंस देखो वर्डिंग क्लियर है, व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर हैज बीन मेड, जिसको ऑफर हुआ है, अगर वो सिग्निफाई कर देता है तो इन दैट केस हम बोलेंगे ऑफर एक्सेप्ट हो गया। कोई और पर्सन आके करेगा तो नहीं चलेगा, अनलेस इट इज अ जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या है। जैसे समझो तुम इतने सारे लोग बैठे थे और मैंने बोला आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर ₹50 लाख, विल एनी वन ऑफ यू बाय? तुम में से कोई भी बाय करेगा? अब कोई भी आके एक्सेप्टेंस कर सकता है, बट मैंने अगर ऑफर एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया है तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा? एक्सेप्टेंस विल बी मेड बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन ओनली। क्लियर? सो व्हेन द पर्सन टू whom offer has been made signifies his assent thereto, he is said to have accepted the proposal। समझ में आया सबको पॉइंट क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या हुआ? सर असेंट का मतलब क्या है? हाँ करना, कोई चीज के लिए हाँ करना। हाँ अभी नेक्स्ट है प्रॉमिस क्या होता है। सो हम सिंपली बोलते हैं ऑफर वंस एक्सेप्टेड, एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन गया, ऑफर एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन गया, मतलब अब ए अपना घर बी को ही देगा क्योंकि बी ने हाँ कर दिया है उस चीज के लिए, तो ये एक प्रॉमिस बन गया। नाउ अब प्रॉमिस के बाद में नेक्स्ट टर्म आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? तो अब जैसे ए ने तो ऑफर किया था मैं मेरा घर 50 लाख रुपीस में बेचना चाहता हूं, तो बी एक्सेप्ट करेगा, यस मैं 50 लाख पे करने के लिए तैयार हूं। तो बी ने भी यहाँ पे एक ऑफर किया, यस आई एम रेडी टू बाय फॉर 50 लाख। सो दो प्रॉमिस हो गए। पहला प्रॉमिस क्या हो गया? ए बी को घर देगा। दूसरा प्रॉमिस क्या हो गया? बी ए को 50 लाख देगा। सो देयर आर टू प्रॉमिसेस। सो हम एक ऐसा टर्म बोलते हैं एवरी प्रॉमिस
every promise or set of promise, every promise or set of promise forming consideration, every promise or set of promise forming consideration for each other becomes an agreement, becomes an agreement. So एग्रीमेंट कब होगा? when there is a set of promise, दो प्रॉमिस हो रहे हैं. तो जैसे पहला प्रॉमिस हमारे केस में क्या था, ए ने प्रॉमिस किया था कि वो अपना घर बी को देगा. सेकंड क्या था, बी ने प्रॉमिस किया कि वो ए को 50 लाख रुपीस देगा. सो ये सेट ऑफ प्रॉमिस एक दूसरे का कंसीडरेशन है. ए घर क्यों दे रहा है? क्योंकि बी 50 लाख दे रहा है. बी 50 लाख क्यों दे रहा है? क्योंकि ये घर दे रहा है. सो इट इज कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है. तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ये एक एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट हो गया. ए एग्री कर रहा है कि वो घर बी को देगा, बी एग्री कर रहा है कि वो 50 लाख ए को देगा. सो जब टू सेट ऑफ प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन हो गए तो ये एग्रीमेंट बनता है. बट एग्रीमेंट कहलाने के लिए दो चीजें एसेंशियल्स होती है. एग्रीमेंट के लिए दो एसेंशियल चीजें हैं. सबसे पहला, देयर मस्ट बी प्लूरलिटी ऑफ पर्सन. प्लूरलिटी ऑफ पर्सन मतलब हम ऐसा बोलेंगे मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायर्ड है, दो लोग होने जरूरी है तभी हो सकता है, अदरवाइज कभी भी ऑफर एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं. एक पर्सन खुद को बोल सकता है क्या, ए को बोल रहा है मैं मेरा घर खुद को 50 लाख में बेचना चाहता हूं, दिस इज नॉट एन ऑफर और एक्सेप्टेंस. मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए, प्लूरलिटी ऑफ पर्सन इज रिक्वायर्ड. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे कंसेंसस एड इडम होना चाहिए. कंसेंसस एड इडम. अब ये कंसेंसस एड इडम क्या होता है? This is basically meeting of mind, that is thinking about same thing in the same sense, same thing in same sense. अब मैं एग्जांपल से बताता हूं what is consensus ad idem. तो देखो ध्यान से, जैसे सपोजिंग एक पर्सन है X एंड इस पर्सन के पास में दो कार है, ठीक है. एक कार है इसका मारुति 800 एंड दूसरा कार है से इसका मर्सिडीज, ठीक है. नाउ अब X ने ऑफर किया Y को कि वो अपना कार 50,000 रुपीज में बेचना चाहता है. नाउ X वाज थिंकिंग अबाउट मारुति 800 एंड Y वाज थिंकिंग अबाउट मर्सिडीज की मर्सिडीज 50,000 में मिल रहा है तो वो लेने को तैयार है. देयर वाज नो क्लैरिटी, राइट. तो जब तक दोनों लोग सेम चीज के बारे में नहीं सोचे एट द सेम टाइम, तो देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड, कंसेंसस, सेम चीज के बारे में नहीं सोच रहे. सो देयरफॉर वो कभी भी एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा. एग्रीमेंट तभी होगा व्हेन दे आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस. अब जैसे सपोजिंग ए के दो घर थे, ठीक है. नाउ ए अपना फर्स्ट घर बेचने की बात कर रहा था 50 लाख में, बट बी सोच रहा था कि वो अपना सेकंड घर बेच रहे 50 लाख में. देयर इज नो कंसेंसस एट इडम, देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, बोथ आर नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस. तो वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो टू कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट दो एसेंशियल चीजें होनी जरूरी है. क्या क्या है दो एसेंशियल चीजें? प्लूरलिटी ऑफ पर्सन होने चाहिए, यानी एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है, एंड यहाँ पे कंसेंसस एड इडम होना चाहिए, टू पर्सन्स आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, तो वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा. ध्यान रखो, अभी तक हम खाली एग्रीमेंट के स्टेज पे पहुंचे हैं. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अगर वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल है. लीगली एनफोर्सिएबल का मतलब अगर कोई भी पर्सन फुलफिल नहीं करता उस एग्रीमेंट को, तो हम कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर. अगर लीगली एनफोर्सिएबल है देन ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? हमने सारे स्टेजेस देखे. सबसे पहले ऑफर होता है, ऑफर एक्सेप्ट होगा, ऑफर एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन गया. जब दो प्रॉमिस हो गए जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है तो वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आ गए. एंड एग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्सिएबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है. क्लियर? एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल. अब तो बोलोगे सर ऐसे भी कोई एग्रीमेंट होते हैं क्या जो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते? देयर आर सर्टेन एग्रीमेंट्स जो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होंगे. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्रीमेंट्स विच आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल. Agreements that are
नॉट लीगली एनफोर्सेबल। नाउ कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग, कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो कि सोशल एग्रीमेंट्स है, सोशल एग्रीमेंट्स, जैसे तुमने अपने फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया, तुमने बहुत प्रिपरेशन करी, खाना मंगाया, सब कुछ किया, वो फ्रेंड आया ही नहीं, तो तुम्हारे लिए तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया। क्या तुम उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो? तो बोलोगे सर समझा नहीं, वापस बताओ। तुमने अपने फ्रेंड को ऑफर किया, आज मेरे घर पे डिनर पे आएगा, उसने हाँ बोला, ऑफर एक्सेप्टेड, प्रॉमिस बन गया। नाउ तुमने उसके लिए बहुत सारी परचेजिंग की, शॉपिंग करी, खाना वाना मंगाया, प्रिपरेशन करी, एंड उस पर्सन ने आने से मना कर दिया, क्या तुम उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सकते हो? No, sir. लीगली एनफोर्सेबल। हमारे घर पे कोई फंक्शन है, से तुम्हारे भाई की शादी है, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हो, तुमने कार्ड भेजा, ऑफर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो लोग आएंगे, तुमने यहाँ पे होटल में रूम बुक करके रखा और प्रिपरेशन करके रखे, बट वो आए नहीं, तो देयर वाज ऑफर, देयर वाज एक्सेप्टेंस, देयर वाज प्रॉमिस, बट वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो हम कोर्ट में कुछ लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर? देन सेकंड, जो भी डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई बहन के बीच में, ऐसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये कभी भी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते। जैसे समझो तुम्हारे भाई ने बोला कि वो तुम्हें एक चॉकलेट देगा अगर तुमने ये काम किया, तो तुमने काम कर दिया और उसे चॉकलेट देने से मना कर दिया, क्या हम कोर्ट में जा सकते हैं, लीगली एनफोर्स करा सकते हैं? सच काइंड ऑफ डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट लीगली एनफोर्सिबल। एंड द थर्ड वन, अगर वो इलीगल एग्रीमेंट है, इलीगल एग्रीमेंट एज द नेम सजेस्ट इलीगल है, हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते उसके लिए। क्लियर? इलीगल टाइप का एग्रीमेंट है, से दो लोगों ने बीच में अपने बीच में एग्रीमेंट किया कि वो गुड्स स्मगल करेंगे एंड सेल करेंगे। समझो वन ऑफ द पार्टी डज नॉट फुलफिल्स द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या दूसरे जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकता है? इलीगल एग्रीमेंट है, अगर वो कोर्ट में जाएगा तो खुद फंस जाएगा। सो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर नेवर कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो एग्जाम में एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एंड मेनी टाइम्स रिपीट होता है ये क्वेश्चन। सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट फिर से रिपीट करो ना। हाँ बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, but all agreements are not contract. हाँ सी फ्रेज क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो एग्रीमेंट हो गई, क्योंकि एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल है वही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म जिसमें कॉन्ट्रैक्ट भी है ना। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जैसे कि सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। सो एग्रीमेंट्स दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जाम में ऐसा शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, एग्रीमेंट्स दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये तीन है। ये फ्रेज पूछ लेते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कमेंट, तो हमें यही आंसर लिखना है। सिंपली क्या ध्यान रखना है, हर वो एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सिबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। राइट? सो कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट्स, जहां पे हम अपने मतलब रिलेटिव्स और को कहीं पे जैसे इनवाइट कर रहे हैं, कोई फंक्शन और में इनवाइट कर रहे हैं रिलेटिव्स फ्रेंड्स को, इफ दे आर नॉट कमिंग वी कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन। देन उसके बाद में डोमेस्टिक एग्रीमेंट, जो भी मतलब घर में लोग जो रहते हैं आपस में, उनके बीच में कुछ भी ऐसे एग्रीमेंट्स प्रॉमिस होते हैं। से योर फादर सेड कि अगर तुमने सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो वो तुमको मोबाइल दिलाएंगे, अच्छा आईफोन 11 12, मतलब वो प्रो वाला दिलाएंगे, बट तुम क्लियर हो गए, बट समहाउ ही कुड नॉट गेट अप, मतलब वो उतना अमाउंट अरेंज नहीं कर पाए कि तुमको फोन दिला पाए, क्या तुम जाके अपने फादर पे लीगल एक्शन ले सकते हो? नो एक्शन कैन बी टेकन, ऑल दीज आर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, इसके लिए हम कुछ ऐसा लीगल एक्शन नहीं ले सकते। देन इलीगल एग्रीमेंट्स बाय डिफॉल्ट नेचर इलीगल है, सो हम कोर्ट में जाके कुछ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। सबको समझ में आया यहाँ तक का पार्ट क्या है? सो हम फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा ऑफर क्या होता है।
सो ऑफर मीन्स व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view to obtaining the assent of that other person। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफर तभी कहलाएगा जब हमारा ऐसा इंटेंशन हो कि सामने वाला उसके लिए हाँ या ना करे, then it is termed as offer। Then when the person to whom offer has been made signifies his assent thereto, he is said to have accepted the offer। यानी जिसको ऑफर किया था अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, उसने असेंट दे दिया अपना, तो बोलेगा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एंड जब भी कोई एक से ज्यादा प्रॉमिस हो गए जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है, एवरी प्रॉमिस अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर बिकम्स एन एग्रीमेंट। क्लियर? वो एक एग्रीमेंट की कैटेगरी में आया। एग्रीमेंट कहलाने के लिए दो चीजें जरूरी है। ये दो चीज क्या है? फर्स्ट, देयर मस्ट बी प्लूरलिटी ऑफ पर्सन। प्लूरलिटी मतलब मिनिमम दो लोग होने जरूरी है। एंड देन उसके बाद में वहां पे कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। कंसेंसस एड इडम मतलब क्या होता है? दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। दो लोग सेम चीज के बारे में सोचे, देन ओनली हम बोलेंगे वो कंसेंसस एड इडम है, दोनों सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एग्रीमेंट हो गया, if that agreement is legally enforceable, then it becomes contract। clear? So all contracts by default agreement हो गई होगा, बट एग्रीमेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आए। हमने देखे बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट्स, ये सारे एग्रीमेंट्स है बट ये कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते। सबको यहाँ तक क्लियर है पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो हमने क्या ड्रॉ आउट किया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन गया। जब भी एक से ज्यादा प्रॉमिस एक दूसरे का कंसीडरेशन है तो वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा, और अगर वो एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिएबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। नाउ अभी नेक्स्ट पार्ट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट तक तो पहुंचे, बट एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? सो वी आर रीडिंग अबाउट द टर्म एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं? नाउ टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट चार चीजें होनी जरूरी है। सबसे फर्स्ट पार्ट, parties must be competent to contract। parties must be competent to contract। so when do we say party is competent to contract? तो हम ऐसा बोलेंगे party is not a minor, then he is not of unsound mind, and he is not disqualified by court। कोर्ट ने उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, not disqualified by court। clear? so essentials of a valid contract क्या है? parties competent to contract होनी चाहिए, यानी party should be above 18 years of age, sound mind का होना चाहिए, and court ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। now second essential, contract जिस चीज के बारे में हो रहा है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो लॉफुल होना चाहिए। देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। देयर मस्ट बी लॉफुल कंसीडरेशन इन्वॉल्व। एंड फोर्थ वन, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्री कंसेंट से होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट विद फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब पर्सन अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है। सो व्हेन डू वी से द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट विथ फ्री कंसेंट? तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन यूज हुआ है। कोर्शन क्या होता है? किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ है, किसी को प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। देन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, मतलब
था एक्चुअल में कुछ और चीज बट रिप्रेजेंट कुछ और किया गया है, कुछ गलत चीज बताई गई है, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड हुआ है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सम मिस्टेक है। तो अगर इन 5 में से कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम ऐसा बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट विथ फ्री कंसेंट, वो फ्री कंसेंट नहीं है, राइट। तो अगर फ्री कंसेंट से नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट विथ फ्री कंसेंट, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब क्या होता है कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगा उसके पास ऑप्शन होगा, वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। यहाँ ऑप्शन है, हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, देयर इज एन ऑप्शन विद द एग्रीव्ड पार्टी। बट ऊपर वाले 3 एसेंशियल्स अगर मिसिंग है, ऊपर वाले 3 एसेंशियल मतलब पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ये वाला पार्ट अगर मिसिंग है तो हम ऐसा बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना मतलब हम ऐसा मानते हैं कि उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस बिटवीन दोस पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, हुआ ही नहीं है। वॉइडेबल मतलब मेरी मर्जी, वॉइडेबल मैं वॉइड कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूं, बट वॉइड मतलब हुआ ही नहीं है। सो ऑफ द 4 एसेंशियल्स कौन कौन से थे? पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एंड अगर फ्री कंसेंट मिसिंग है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। इसका खाली एक एक्सेप्शन होता है फ्री कंसेंट के अंदर, दैट इज एक्सेप्शन इज कमिंग अंडर द हेड मिस्टेक, कि अगर वो बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इफ इट इज बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दोनों ही पार्टी का मिस्टेक है, तो इन सच अ सिनेरियो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। क्लियर? ये हम पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि यहां तक जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मतलब पूरी डिटेल्स, हर चीज के एसेंशियल्स और हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है इन डिटेल हमें पढ़ना है। यहां तक जाके हमारा एक पार्ट फिनिश होगा, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट होगा। So entire contract chapter will be divided into 3 parts. फर्स्ट पार्ट हमारा यहां तक है, हमें एक एक चीज को जाके डिटेल में पढ़ना है। हमने ऊपर ऑफर पढ़ा, हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑफर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉमिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, एग्रीमेंट क्या होता है डिटेल में देखेंगे, देन उसके बाद में लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है, देन हु इज नॉट अ माइनर, हु इज अनसाउंड माइंड, ये हर चीज एक एक पॉइंट डिटेल में आने वाला है। बट हमें एक सिंपल बेस ध्यान रखना है कि अगर ये ऊपर का ब्रॉड फ्रेमवर्क अगर हमें याद है तो कुछ भी क्वेश्चन आएगा हम आंसर लिख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का और उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या वो अनसाउंड माइंड वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। सिंस अनसाउंड माइंड है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड मतलब हुआ ही नहीं है, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे ऑप्शन नहीं मिलता है। ऑप्शन कौन से केस में मिलेगा? फ्री कंसेंट वाली चीज अगर मिसिंग है, जैसे हमने किसी को डरा धमका के उससे घर परचेज कर लिया कम रेट में, तो उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो अवॉइड कर सकता है। तो वॉइडेबल मींस ऑप्शन है एग्रीड पार्टी के पास, वॉइडेबल वो वॉइड कर सकता है, बट वॉइड मतलब हुआ ही नहीं है। एंड जो चीज हुई नहीं है उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें या कैसे अवॉइड करें, हुआ ही नहीं है वो तो, राइट। सो these are the essentials of valid contract. So properly इसको नोट करोगे। अब इसके बाद हम एक एक चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एसेंशियल्स क्या है इसको रीड करोगे। 1 मिनट, आई विल रिड्यूस द स्क्रीन साइज शुड तुम एक ही उसमें दे पाओ फ्रेम में। सो सिंपली यहां से हमें याद करते हुए चलना है। सबसे पहले देखेंगे ऑफर, फिर देखेंगे एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस, फिर एग्रीमेंट,
देन उसका लीगल एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते, देन ये हमने जो इक्वेशन देखा था, एंड देन उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे। क्लियर है यहां तक सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. सो देखो ये सब चीज हमें डिटेल में दी हुई है, बट विल बी हैविंग अ डिफरेंट सीक्वेंस। सो मैं तुम्हें पहले सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑफर देखा। सो ऑफर क्या होता है? ऑफर का डेफिनेशन है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to made a proposal। उसने एक ऑफर किया है, सामने वाला उसके लिए हाँ बोले या ना बोले, राइट, तो उसको हम ऑफर बोलेंगे। नाउ अब ऑफर एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में कब आता है? सो एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन देखो। सो व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस इज when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। so ये पार्ट हमने देखा। now अब उसके बाद में हम देखते हैं एग्रीमेंट क्या हो जाता है। सो स्टार्टिंग से एग्रीमेंट से ही स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो एग्रीमेंट क्या क्या है? Agreement means every promise or set of promise forming consideration for each other becomes an agreement। कोई भी ऐसा मतलब प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट की कैटेगरी में आएगा। नाउ टू कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट दो एसेंशियल चीजें होनी जरूरी है। हमने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट के लिए दो एसेंशियल चीजें क्या है, जल्दी बताओ। Plurality or There must be consensus plurality ad of idem. person and consensus of idem। So plurality क्या था? टू और मोर पर्सन्स होने जरूरी है, टू और मोर पर्सन्स होने जरूरी है, एंड मीटिंग ऑफ माइंड इज कंसेंसस ऑफ एड इडम, दैट इज दे आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। तो इन दैट केस वो कंसेंसस एड इडम की कैटेगरी में आता है, राइट। तो अब जब ये एग्रीमेंट हुआ तो हर एग्रीमेंट के अंदर एक पार्ट होता है राइट और एक पार्ट होता है ऑब्लिगेशन। जैसे हमारे एग्जांपल में ए ने ऑफर किया था वो अपना घर बेच रहा है, बी ने ऑफर किया था वो 50 लाख देगा। अज्यूमिंग बी ने 50 लाख दे दिए, बी ने 50 लाख दे दिए, तो ए का ऑब्लिगेशन है वो घर दे और बी का राइट है कि उसे घर मिले। सेम वे ए ने घर दे दिया तो बी का ऑब्लिगेशन है कि वो 50 लाख रुपीस दे और ए का राइट है कि वो 50 लाख रुपीस रिसीव करे। सो हर कॉन्ट्रैक्ट के हर एग्रीमेंट के अंदर हम ऐसा बोलते हैं कुछ राइट एंड ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व होता है। जो एक पार्टी का राइट है वो दूसरे का ऑब्लिगेशन हो गया, राइट। जैसे यहाँ पे कार का एग्जांपल है, ए का ऑब्लिगेशन है कि उसे कार देना है तो बी का राइट है कि उसे कार लेना है। सेम वे बी का ऑब्लिगेशन है कि वो 10 लाख दे तो ए का राइट है कि वो 10 लाख रिसीव करे। सो हर एग्रीमेंट के अंदर एक राइट या ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा
एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते, एग्रीमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आते, तो ये क्या क्या होगा? सो जो भी सोशल एग्रीमेंट्स है, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स है, राइट, या इलीगल एग्रीमेंट है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो हम बोलते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होंगे, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या है? सो द फर्स्ट थिंग हमने क्या बोला, ऑफर होगा, देन एक्सेप्टेंस होगा, वो एक दूसरे एग्रीमेंट तक जाएंगे, फिर एग्रीमेंट का लीगल इंटेंशन होगा, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा। अब वहां पे क्या होना जरूरी है? तो हमने पढ़ा लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, पार्टीज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होने चाहिए, कंसेंट फ्री होना चाहिए, देयर मस्ट बी जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, क्लियर, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होने चाहिए, एंड इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल, हम परफॉर्म ही नहीं कर पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। सो बेसिकली 4 एसेंशियल चीजें हो जाती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये डेफिनेटली फॉर श्योर है कि एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि पहले एग्रीमेंट होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो एग्रीमेंट जहां पे लीगल इंटेंशन है क्रिएट करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, बट वहां पे भी फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड हम ऐसा बोलेंगे पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एसेंशियल्स हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक नोट किया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? सो मैंने तुमको इसके लिए शॉर्ट में बताया था, वो एक चार्ट हमको याद रखना है, इतना पूरा बुक के 3-4 पेज अपने पढ़ के हो जाते हैं, रिमेंबर दैट चार्ट इन शॉर्ट। नाउ अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑफर के बारे में, ऑफर क्या होता है, राइट, व्हाट इज ऑफर? सो ऑफर का डेफिनेशन तो हमने देख लिया था, अब हम देख रहे हैं रूल्स गवर्निंग ऑफर। रूल्स गवर्निंग ऑफर कि ऑफर कब वैलिड कहलाता है, व्हाट आर द रूल्स, ऑफर कब वैलिड होगा। तो अब जैसे मैंने मन में सोचा कि मैं मेरा घर बेचना चाहता हूं, तुम्हें बोला ही नहीं, तो वो ऑफर हुआ क्या? मन में सोचने से सामने वाले को थोड़ी पता लगेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, आप सामने वाले पर्सन को कम्युनिकेट करो, ठीक है। नाउ अब मैं बोलता हूं मैं मेरा घर बेचना चाहता हूं, अब मेरे पास में 3-4 घर है, मैं बोलूं मैं मेरा घर बेचना चाहता हूं, कौन सा घर? देयर मस्ट बी क्लियर इंटेंशन, तो मैं ऐसा बोलते हैं ऑफर शुड बी क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल। क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, मतलब हम ऐसे टर्म्स बोले मेरे 4 घर है, मैं उनमें से कोई भी एक बेच सकता हूं, दिस इज नॉट एन ऑफर। आप क्लियरली बताओ कौन से घर की बात कर रहे हो। सो ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड फाइनल, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब ऑफर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मतलब जनरल ऑफर और एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। सो जैसे मैंने बोला आई वांट टू सेल माय हाउस, विल एनीवन ऑफ यू बाय, इट इज अ जनरल ऑफर। मैंने बी का ऑफर किया, आई वांट टू सेल माय हाउस टू यू, विल यू बाय, तो इन दैट केस एक स्पेसिफिक ऑफर हो गया। सो ऑफर जनरल भी हो सकता है, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, ऑफर जनरल भी हो सकता है, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है। देन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में बी बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, ओरल और रिटन। कम्युनिकेशन ऑफर जरूरी नहीं है रिटन जाए, हम ओरली या एक्सप्रेसली भी, इम्प्लाइडली भी ऑफर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब देखो एक्सप्रेस क्या होता है, जहां पे कुछ वर्ड स्पोकन और रिटन होंगे। इम्प्लाइड क्या होता है, विच इज डीम्ड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी, पार्टी जैसे कंडक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम मानते हुए चलते हैं। जैसे एक सिंपल टर्म में यू बोर्ड अ बस और अ ट्रेन, देयर इज एन इम्प्लाइड ऑफर कि तुम उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो जिधर वो बस या ट्रेन जा रहा है, दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। सो व्हेन यू बोर्ड एन ऑटो रिक्शा, तो बैठने से पहले हम बताते हैं हमें किधर जाना है, दैट इज एन एक्सप्रेस ऑफर, राइट। सो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। 4 रूल्स है ऑफर के। ऑफर
क्लियर, डेफिनेट, कंप्लीट एंड फाइनल होना चाहिए. देन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी. देन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कैसे भी हो सकता है, स्पेसिफिक या जनरल कैसे भी हो सकता है. नाउ अब इस पर्टिकुलर चीज में देखो क्या होता है, एग्जाम में ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते कि बताओ रूल्स गवर्निंग ऑफर क्या है. ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे इजी है हमारे लिए एग्जाम क्लियर करना. ये तो सब एकदम इजी वाला पार्ट है. What they do is they'll ask you a question like this. जैसे तुमको एक क्वेश्चन पूछा, A makes an offer to sell his house to B for rupees 40 lakh or 60 lakh. Is it a valid offer? Repeat. A makes an offer to sell his house to B for rupees 40 lakh or 60 lakh. Is it a No, is it- sir. No, No. No, sir. No, sir. why? amount is not Sir, fixed. specific नहीं दिया है. Specific नहीं है. Amount not क्योंकि fixed. पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा. समझ में आया ना पॉइंट क्या है? राइट. नाउ ध्यान से देखो, एक पर्सन का डॉगी खो गया, ठीक है. उसने न्यूज़पेपर में ऐसा रिवॉर्ड रखा कि कोई भी पर्सन उसका डॉगी ढूंढ के लेके आएगा तो वो उसको 5000 रुपीज प्राइस देगा, 5000 रुपीज रिवॉर्ड देगा, ठीक है. नाउ एक पर्सन को डॉगी मिला एंड ही न्यू डैट कि ये डॉगी मिस्टर ए का है. इससे जाके डॉगी रिटर्न कर दिया. ही रिटर्न द डॉग. नाउ नेक्स्ट डे उसको किसी फ्रेंड ने बताया कि मिस्टर ए ने तो डॉगी पे 5000 रिवॉर्ड रखा हुआ था. तो ये मिस्टर ए के पास वापस गया कि मुझे रिवॉर्ड दो 5000 रुपीज का जो आपने डॉगी पे रखा हुआ था. इज मिस्टर ए बाउंड टू गिव दैट रिवॉर्ड? क्या उसको वो 5000 रुपीज देना पड़ेगा? Yes. Yes. No. Yes. No, sir. No. No, sir. अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यस नो यस नो यस नो. यस वाले क्यों देना पड़ेगा? सर उसने Sir, न्यूज़पेपर उसने में mention ऑफिशियली किया ऐड था. दिया था. क्या क्या? उसने Repeat. न्यूज़पेपर में ऑफिशियली ऐड दिया था कि डॉगी खो न्यूज़पेपर गया में तो उसे- ऑफिशियली ऐड दिया था. तो ए ने ऐड दिया था, ठीक है. ए ने ऐड दिया था कि वो 5000 रुपीज का रिवॉर्ड देगा. वो 5000 रुपीज का रिवॉर्ड देगा. किसको देगा? टू एनीवन हु फाइंड्स डॉग. नाउ एक पर्सन को डॉग मिला और उसने ले जाके रिटर्न कर दिया. नेक्स्ट डे ये ए के पास गया, रिवॉर्ड दो. जब ये नेक्स्ट डे जा रहा है तो यहाँ पे एक इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है कि जिस टाइम पे इसने डॉग रिटर्न किया इसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था. इसको तो ऑफर के बारे में बाद में पता लगा. तो एक्सेप्टेंस तो तभी होगा ना व्हेन ऑफर हैज बीन मेड, राइट. तो ऑफर के लिए वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. तो जिस टाइम इसने डॉग रिटर्न किया ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम, उसे पता ही नहीं था ऑफर के बारे में. सो दैट्स व्हाई ये नेक्स्ट डे जाके जो बोल रहा है मुझे 5000 रिवॉर्ड दो, आई एम एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, राइट. दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस बिकॉज ऑफर ही नहीं हुआ था. तो एक्सेप्टेंस कहां से होगा? क्योंकि ऑफर के लिए जरूरी क्या था? इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. बट जिस टाइम पे उस पर्सन ने डॉग रिटर्न किया द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम. नाउ सपोजिंग मिस्टर बी को पता होता रिवॉर्ड के बारे में एंड फिर वो डॉग ढूंढने गया बिकॉज क्योंकि उस पर रिवॉर्ड था और उसने डॉग को रिटर्न किया, ही कैन क्लेम दैट प्राइस. बट जिस टाइम पे उसने डॉग रिटर्न किया उसे ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, सो ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम. सो देयरफॉर Mr. B will not succeed in claiming the reward. समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये जो हमारा सेकंड एसेंशियल था कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए. सेकंड एसेंशियल था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. इसके लिए ये पॉइंट है क्लियर, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए. सर पर न्यूज़पेपर के थ्रू तो कम्युनिकेट हुआ ही था ना. नहीं, बट जिस पर्सन को जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको पता तो होना चाहिए ऑफर के बारे में. मतलब आज सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं है तो वो तो खुद आके ऑफर कर रहा है. एक्सेप्टेंस कब होगा? ऑफर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस होगा. बट तुम्हें ऑफर के बारे में ही पता नहीं है तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा? समझा. रूल्स गवर्निंग ऑफर सबको समझ में आया पॉइंट? Yes, sir. Yes. Yes, sir.
So there are 4 rules governing offer. तो क्या क्या है? Offer must be clear, certain, final होना चाहिए. Then offer must be communicated to the offeree. Then उसके बाद में थर्ड क्या था? ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. एंड फोर्थ, ऑफर में भी जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर. जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है. नाउ अब ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं. समझो एक मेडिकल कंपनी था एंड उस मेडिकल कंपनी ने एक मेडिसिन इन्वेंट किया. इन्फ्लुएंजा करके बीमारी होती है, उसका मेडिसिन इन्वेंट किया. एंड उन्होंने न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह एडवर्टीजमेंट किया कि अगर ये स्टेप फॉलो करके किसी ने हमारी मेडिसिन ली तो उसको कभी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. राइट नाउ वन ऑफ द पर्सन रेड दैट ऑफर, ही टुक दैट मेडिसिन, बट उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया. एंड वो जाके कंपनी से बोल रहा है कि मुझे रिवॉर्ड दो जो आपने रखा था, कि मतलब जो कंपेंसेशन आप देने वाले थे मुझे वो पे करो, बिकॉज आपकी मेडिसिन लेने के बाद भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया. तो इन सच अ केस, विल दैट कंपनी बी लायबल? Yes. Yes. देखो पहली चीज, जब उस पर्सन ने मेडिसिन ली उसको पता था रिवॉर्ड के बारे में, यानी ऑफर कम्युनिकेट हुआ है. Yes. बट कंपनी बोल रहा है कि हमने उस पर्सन को तो ऑफर दिया ही नहीं है. अब देखो यहाँ पे पॉइंट आया, कंपनी ने न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया. सो द ऑफर मेड बाय कंपनी वाज अ जनरल ऑफर और General offer. स्पेसिफिक ऑफर. Yes. इट वाज अ जनरल ऑफर. सो General कोई भी पर्सन जो उन कंडीशंस को फुलफिल करे, he is said to have accepted that offer. समझ में आया पॉइंट क्या है? Yes. तो ये Yes, नीचे sir. गिवन है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला. एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है ये केस स्टडी एज इट इज एग्जाम में, कि मतलब ऐसे स्मोक बॉल, एक पर्सन इन्फ्लुएंजा, ये जो मैंने बताया सेम वही तरीके के एग्जांपल है. क्विकली एक बार डी वाले पॉइंट को रीड कर लोगे, कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला 2-3 बार एग्जाम आया हुआ है, इसके लिए इसको रीड कर लो फटाफट. ना नीचे डॉगी की जगह सन का एग्जांपल है. अब नेक्स्ट देखो, an offer must be distinguished from invitation to offer. Offer and invitation to offer. So अब देखो ऑफर क्या रहता है, when one person signifies to another, उससे सीधे सीधे किया तो ऑफर एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन गया. बट इनविटेशन टू ऑफर में हम सामने वाले पर्सन को इनवाइट करते हैं कि वो आके हमें ऑफर करे. जैसे सबसे सिंपल टर्म में, तुम कोई भी शॉप पे ऐसा एडवर्टीजमेंट देखते हो, शॉप पे ऐसा एडवर्टीजमेंट देखते हो, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, राइट. देन
फ्लैट 50% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। तो हम ऐसे बहुत सारे मतलब ऑफर्स देखते हैं, राइट। सो व्हेन यू सी दिस पर्टिकुलर ऑफर, हम जनरली तो ये बोलते हैं कि उस शॉप में ऑफर चालू है, उस शॉप में स्कीम चालू है, हम ऐसा करके देखते हैं ऑफर मतलब शॉप में ऑफर चालू है, स्कीम चालू है। तो क्या सच में ऑफर है क्या? तो देखो, ऑफर एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन जाता है, पढ़ा था हमने। तो जैसे ही तुम शॉप पे गए, तुमने कोई प्रोडक्ट देखा, शॉपकीपर बोलता है नहीं इस पे ये स्कीम नहीं है, वो स्कीम वो जो किनारे कचरा पड़ा है खाली उसी के ऊपर स्कीम है। तो ऑफर तो एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन जाता है, तो शॉपकीपर को तुम्हें देना चाहिए था। नाउ ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, दिस एडवर्टीजमेंट इज इनवाइटिंग अ पर्सन, मतलब ये जो एडवर्टीजमेंट दिखाया तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, ये जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि आप मेरे शॉप पे आओ, मेरी शॉप पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे डिस्काउंट है, तो आप आके कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करके मुझसे पूछो, ऑफर करो। यानी कस्टमर विल मेक एन ऑफर टू द शॉपकीपर कि इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है क्या। नाउ शॉपकीपर विल एक्सेप्ट वेदर वहां पे डिस्काउंट है या नहीं है। समझ में आया पॉइंट क्या है? सो ये जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं ये सारे इनविटेशन टू ऑफर होते हैं, इनविटेशन टू ऑफर। सो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हुआ? ऑफर एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन जाता है, बट इनविटेशन टू ऑफर में पहले ऑफर होगा एंड देन बाद में एक्सेप्टेंस होता है। जिसने ऑफर दिया, क्या वो पर्सन खुद एक्सेप्टेंस कर सकता है क्या? जिसने ऑफर दिया वो खुद No. एक्सेप्टेंस कर सकता है क्या? नो। No. देखो, जिसने No. इनविटेशन टू ऑफर दिया, जिसने इनविटेशन टू ऑफर दिया, क्या वो खुद एक्सेप्टेंस कर सकता है क्या? यस, No. यस, शॉपकीपर ने दिया था ना इनविटेशन टू ऑफर, तो एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है? एक्सेप्टेंस इज मेड बाय शॉपकीपर ओनली। सो इनविटेशन टू ऑफर जो कर रहा है वो खुद एक्सेप्टेंस करेगा, बट ऑफर के अंदर वो पर्सन खुद एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता है। समझ में आया पॉइंट क्या है? लेट्स सी फ्रेंड्स। सो इनविटेशन टू ऑफर क्या है? जैसे हम किसी से बिड रिक्वेस्ट करते हैं, शॉप पे जो गुड्स डिस्प्ले होते हैं, ऑल दीज आर इनविटेशन टू ऑफर। तो यहाँ पे एक सिंपली अनाउंसमेंट है कि हम सामने वाले लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आके हमारे सामने ऑफर रखे, एंड देन फाइनल एक्सेप्टेंस जो होगा हम करेंगे उस चीज पे। यानी इनविटेशन टू ऑफर जो देता है वो खुद एक्सेप्टेंस करेगा, बट जिसने ऑफर किया है वो खुद एक्सेप्टेंस नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर पॉइंट? ये ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस है। नाउ अगर ऑफर हमने प्रॉपरली कम्युनिकेट किया है तो वो ऑफर कंटिन्यू रहेगा अनटिल वो लैप्स हो गया या रिवोक कर लिया ऑफरर ने, या फिर इट इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। यानी एक ऑफर कब तक रहेगा? जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, जब तक रिवोक नहीं किया, या हम ऐसा बोलेंगे कि उसने मना कर दिया, खुद नहीं सामने से मना कर दिया, तो इन दैट केस ऑफर खत्म हो जाएगा। सो व्हाट वी आर सीइंग, लैप्स ऑफ ऑफर, ऑफर कब खत्म हो जाता है? When offer expires, ऑफर खत्म हो गया, लैप्स ऑफ ऑफर कब होगा? जैसे अभी समझो कि हमने किसी पर्सन को ऑफर किया था, ए ने बी को ऑफर किया था, वो अपना घर बेचना चाहता है, अगर तुझे चाहिए तो 2 दिन में रिप्लाई करना। सो देयर वाज सम स्पेसिफाइड टाइम, एंड उस टाइम के बाद में कुछ भी रिप्लाई नहीं आया तो ऑफर लैप्स हो गया। अगर कोई भी टाइम मेंशन नहीं है तो हम रीजनेबल टाइम देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस। नाउ ऑफर, अभी जैसे मैंने किसी को ऑफर किया था, मैंने ओरली बोला कि मैं मेरा घर बेचना चाहता हूं, तो खरीदेगा क्या? उसने भी हाँ कर दिया, बट मुझे उसकी बात पे क्या भरोसा? तो मैंने ऑफर करते टाइम उसको बोला था अगर तुझे घर चाहिए तो मुझे रिटर्न में लिख के देना। तो जो मोड बोला उसमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सो अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो इन दैट केस उसी मोड में एक्सेप्टेंस होगा, तब वो वैलिड होगा। वो पर्सन ओरली हाँ बोल देगा तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, उसे रिटर्न में ही करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है, देन हम कॉमन रूल लगाते हैं जिस मोड में ऑफर हुआ उस मोड में ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देन ऑफरी ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर, जैसे इन्हें बोला था वो घर बेच रहा है, अभी बोला नहीं चाहिए, ऑफर लैप्स हो गया, ऑफर खत्म हो गया। देन ईदर द ऑफरर और ऑफरी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, दोनों में से किसी की भी डेथ हो गई, एक्सेप्टेंस से पहले डेथ हो गई, तो इन दैट केस ऑफर एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, ऑफर लैप्स हो गया। देन एक्सेप्टर को कोई कंडीशन फुलफिल करना था, तो अब जैसे सपोजिंग ए ने ऐसा कंडीशन डाला था मैं मेरा घर दूंगा 50 लाख में,
अगर तुझे चाहिए तो 2 दिन के अंदर 10 लाख रुपए डिपॉजिट दे देना, टोकन मनी दे देना। वी फेल्स टू फुलफिल दैट कंडीशन, तो हम ऐसा बोलेंगे ऑफर लैप्स हो गया। तो कोई कंडीशन प्रेसिडेंट था एक्सेप्टेंस के लिए, अगर एक्सेप्टर ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ऑफर लैप्स हो गया। एंड लास्ट है ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफर। जैसे इन्होंने ऑफर किया, मैं मेरा घर बेचना चाहता हूँ 50 लाख में, भी बोला 50 नहीं मैं 35 लाख में लूंगा, उसने काउंटर ऑफर कर दिया, यानी उसने एक ऑफर कर दिया मैं 35 लाख दे रहा हूं तू बेच रहेगा, दिस बिकम्स अ काउंटर ऑफर। सो द मोमेंट काउंटर ऑफर हुआ, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है, द ओरिजिनल ऑफर इज रिजेक्टेड। समझ में आया सबको यहाँ तक पॉइंट? बी पॉइंट रिपीट करेंगे? कौन सा? बी पॉइंट। बी? यस सर। एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए जो मोड ऑफरर ने बोला है। तो जैसे मैंने ओरली तुमको बोला आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 50 लाख, तुमने बोला यस आई वांट टू बाय, मैंने बोला नहीं चाहिए तो रिटर्न में मेरे को लिख के देना। सो मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया था, एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। अब समझो 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, तुमने रिटर्न में मुझे दिया ही नहीं, इन बिटवीन मेरे पास कोई और पर्सन आया उसने रिटर्न में दिया, मैंने उसको घर दे दिया, तो तुम जाके बोलोगे मैंने पहले हाँ भरा था मेरे को देना चाहिए ना, अपना प्रॉमिस हो गया था। सो वो वैलिड नहीं हुआ एक्सेप्टेंस, बिकॉज you have not made acceptance in the manner which was specified by the offerer. So अगर ऑफरर ने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया है कि एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए, तो मतलब ऑफरी को, एक्सेप्टर को उसी वे में एक्सेप्टेंस करना जरूरी है जो मोड प्रिस्क्राइब्ड है। समझ में आया? थैंक यू। यस सर। ओके। लैप्स तो एक बार काउंटर ऑफर एक्सप्लेन करो ना। ओके, सी ए मेक्स एन ऑफर कि वो अपना घर 50 लाख रुपीस में बेचना चाहता है बी को, बट बी ए को बोलता है कि आई एम रेडी टू बाय हाउस फॉर 35 लाख। सो एक्चुअल में ऑफर किया था ए ने कि मैं 50 लाख में घर बेचना चाहता हूँ, विल यू बाय? बी बोलता है मैं 35 लाख में खरीदूंगा, विल यू सेल? ये क्या हो गया, ए ने बी को ऑफर किया या बी ने ए को ऑफर कर सर दिया? बार्गेन। पहला क्या था, ए ने बी को ऑफर किया था, बट जब बी ने बोला मैं 35 लाख में लूंगा, तू बेचेगा क्या, इसने ऑफर कर दिया, यानी ऑफर इज मेड बाय बी। सो ऑफर पे जब सामने वाला पर्सन, हम एक नॉर्मल टर्म में बोलते हैं बार्गेन करता है, प्राइस को कम करता है, सो इट इज सेड दैट ही मेक्स अ काउंटर ऑफर। तो अब जैसे ही काउंटर ऑफर हुआ मतलब ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया, राइट? अब समझो बी ने ऑफर किया हुआ था, ए ने एक्सेप्ट नहीं किया, ए ने अपना घर सी को बेच दिया 50 लाख रुपीस में, तो बी जाके बोल रहा है कि अरे 50 लाख में मैं लेने को तैयार था, तूने मेरे को ऑफर किया था, आई एम रेडी टू बाय फॉर 50 लाख, घर मुझे दे। इज ए बाउंड टू गिव हिज हाउस टू बी, या वो सी को बेच सकता है? तो यहाँ आंसर आता है कि वो सी को बेच सकता है, क्योंकि जब द मोमेंट बी ने ऑफर किया, काउंटर ऑफर किया, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो गया, नाउ ए इज नॉट बाउंड बाय दैट ऑफर, क्योंकि बी ने एक्सेप्टेंस किया ही नहीं था, बी ने तो काउंटर ऑफर दे दिया था। समझ में आया पॉइंट क्या है? सर ए काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट ए को 35 लाख में नहीं बेचना था, उसको ज्यादा रुपए चाहिए थे, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता, अगर एक्सेप्ट करता तो ये प्रॉमिस बन जाता। क्लियर? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. Now, revocation of offer by the offerer. जिस पर्सन ने ऑफर किया वो रिवोक कर रहा है, अपने ऑफर को वापस ले रहा है, तो वो कब तक रिवोक कर सकता है? हमने क्या रूल पढ़ा था, एक्सेप्ट होते ही ऑफर प्रॉमिस बन गया, यानी एक्सेप्टेंस से पहले पहले तक ऑफर कैन बी रिवोक्ड। वंस एक्सेप्टेड ऑफर बिकम्स अ प्रॉमिस, फिर अब वो पर्सन पीछे नहीं हट सकता। समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? रिपीट अगेन, ऑफर एक्सेप्ट होते ही प्रॉमिस बन जाता है, राइट? सो एक्सेप्टेंस से पहले पहले तक अगर ऑफर को पीछे हटना है तो हट सकता है, ही कैन रिवोक हिज ऑफर बिफोर एक्सेप्टेंस, बट वंस एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। समझा क्या यहां तक? यस सर। Yes, sir. अब देखो एकदम भारी क्वेश्चन एग्जाम में जो आया हुआ है, ठीक है, पता भी नहीं लगा लोगों को कि अरे इसका क्या आंसर होगा, बट एग्जाम का ये क्वेश्चन था, तुम अभी आंसर दे पाओगे क्योंकि रिसेंटली पढ़ा हुआ है।
आंसर दो इसका। सर ट्रू। ट्रू मतलब क्या है? ऐसा 5 मार्क का क्वेश्चन है, खाली ट्रू लिखने से थोड़ी मार्क्स मिल जाएगा। सर एक बार एक्सेप्ट हो गया उसके बाद वो ऑफर प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है, सो देन it is bound to be completed. Like Yes, then none of the parties can exit from the offer, they have to comply to it. So hence it is as good as burning matchstick to a tree, like the example which has been But given. अभी एग्जांपल हमें समझाना पड़ेगा ना कि एक ट्रेन ऑफ गन पाउडर पे बर्निंग मैच स्टिक गया तो व्हाट विल हैपन? एक्सप्लोड। यानी जो चीज हो गया क्या तुम उसको वापस से रिस्टोर कर पाओगे क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। सो सेम वे द मोमेंट एक्सेप्टेंस हो गया ऑफर पे तो क्या हम ऑफर को वापस कर पाएंगे क्या? It cannot be done. जो चीज हो गई it cannot be undone. That is the main part of this sentence. So like a burning matchstick to a train of gunpowder will explode everything. So things cannot be reverted back. वापस से नहीं हो सकता. We cannot मतलब रिवोक पीछे नहीं हो सकते। तो सेम वे एक्सेप्टेंस हो गया ऑफर पे तो ऑफरर बोले नहीं नहीं मैं नहीं बेचना चाहता, मैं मेरा ऑफर वापस ले रहा हूं। ही कैन नॉट डू सो। वंस एक्सेप्टेड वो प्रॉमिस बन गया एंड ही विल बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस। समझ में आया सबको क्या है सेंटेंस ये? यस सर। यस सर, समझा। नाउ अब नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस क्या था? When the person to whom proposal has been made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, यानी ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो अब एक्सेप्टेंस के क्या रूल है? एक्सेप्टेंस के क्या रूल है? रूल गवर्निंग एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मुझे रिकलेक्ट करके बताओ ऑफर के क्या रूल थे? पहला रूल, ऑफर मस्ट बी क्लियर, फाइनल, सर्टेन होना चाहिए। ऑफर मस्ट बी क्लियर, सर्टेन एंड फाइनल, ऐसा रूल था। यस यस सर। कम्युनिकेटेड टू ऑफर। सुनना ध्यान से। ए ने ऑफर किया बी को, मैं मेरा घर बेचना चाहता हूँ 50 लाख में। बी बोल रहा है मैं लेने को तैयार तो हूं बट मुझे ऐसा करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, ये होगा। मतलब वो अगर राउंड अबाउट बात कर रहा है तो वो एक्सेप्टेंस थोड़ी हुआ, उसने हाँ थोड़ी किया कि वो लेने को तैयार है। तो जैसे ऑफर क्लियर और सर्टेन होना चाहिए तो वैसे ही हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी क्लियर, सर्टेन। एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? सो जो ऑफर का रूल है वो एक्सेप्टेंस में भी आएगा। फिर हमने देखा था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तो सेम वे एक्सेप्टेंस के लिए भी क्या कंडीशन है? एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर भी बोलेगा ही नहीं कि हाँ मैं तैयार हूं लेने के लिए तो फिर वो ऑफर एक्सेप्ट कैसे होगा? तो एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। खाली मन में सोचना इज नॉट सफिशिएंट, आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो ऑफर के जो दो रूल थे यहाँ पे भी है। फिर हमने पढ़ा था ऑफर एक्सप्रेस या इंप्लाइड कुछ भी हो सकता है, तो एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है। एक्सप्रेस या इंप्लाइड, जैसे बी ने हाँ या ना मुंह से नहीं बोला बट बी जाके एक एक घर में रहने लग गया तो इंप्लाइडली ही हैज एक्सेप्टेड दैट पर्टिकुलर ऑफर, राइट? सो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। नाउ एक्सेप्टेंस कैसे होना चाहिए ये पॉइंट हमने देखा था कि अगर ऑफर में कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस वैसे ही होना चाहिए, और अगर कोई भी मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो जिस मोड में ऑफर होगा उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट? जैसे मैंने ओरली ऑफर किया बट मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया हाँ करना है तो रिटर्न में करना, तो आई हैव टू एक्सेप्ट इन रिटर्न। अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला तो जैसे ऑफर होगा वैसे ही एक्सेप्टेंस हो सकता है। क्लियर? देन acceptance must be unqualified and absolute and must correspond with the terms of offer. Very very important point. Acceptance must be unqualified and absolute, मतलब जैसा ऑफर है वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एब्सोल्युटली वैसा ही, कुछ भी कम कुछ भी ज्यादा नहीं, राइट? अनक्वालिफाइड मतलब उस पर कोई भी कंडीशंस अटैच नहीं होने चाहिए। ए ने ऑफर किया आई एम सेलिंग माय हाउस फॉर 50 लाख,
बी बोल रहा है आई एम रेडी टू बाय फॉर 50 लाख प्रोवाइडेड घर के साथ पार्किंग भी दे। क्या ये एक्सेप्टेंस हुआ? क्या दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि जैसा ऑफर था वैसा एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। वहां पे उसने कुछ कंडीशन अटैच कर दी या कोई चीज ऐड कर दिया, कम कर दिया, तो ये काउंटर ऑफर बन गया। और काउंटर ऑफर क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। सो सिंपल टर्म में जैसा ऑफर वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकते, देन इट इज टर्म्ड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। समझ में आया पॉइंट? यहां तक क्या है? काउंटर ऑफर या कंडीशनल ऑफर क्या करेगा? ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। देन खाली चुप रहना ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। खाली चुप रहने से एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली यू विल हैव टू कम्युनिकेट, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आता है। क्लियर? नाउ अगर ऑफर ऐसा है जहां पे एक्सेप्ट करने के लिए आपको कुछ काम करना है, यानी कुछ कंडीशन था, जैसे बताया था ना कि अगर घर चाहिए तो 2 दिन के अंदर अंदर 10 लाख रुपए टोकन में नहीं देना, तो इन दिस सिचुएशन अगर हमने वो कंडीशन फुलफिल किया तो ही एक्सेप्टेंस होगा, अदरवाइज इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्लियर? वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा इफ वी डू नॉट फुलफिल दैट कंडीशन। नाउ कितने टाइम में एक्सेप्टेंस दें? ऑफर में जो टाइम है उतने टाइम में करना है, बट इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड तो रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्ट करना है। बट एक्सेप्टेंस से पहले अगर ऑफर ने रिवोक कर लिया तो फिर ऑफर कैंसिल हो गया, उसके बाद एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। क्लियर? एक्सेप्टेंस नेवर प्रीसीड्स एन ऑफर। ऑफर से पहले ही एक्सेप्टेंस हो जाए पॉसिबल नहीं है, पहले ऑफर होना चाहिए, बाद में ही एक्सेप्टेंस होगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? एक्सेप्टेंस के रूल समझ में आए क्या? Yes. Yes. रिपीट फिर से, एक्सेप्टेंस मस्ट बी क्लियर, सर्टेन, acceptance must be communicated to the offerer, acceptance may be express or implied, acceptance will be in the same mode which is prescribed in offer, or if no mode is prescribed, जिस mode में offer है उसी mode में होना चाहिए। mere silence would not amount to acceptance, acceptance should be unqualified and absolute, it should not be conditional, conditional acceptance नहीं होना चाहिए। then if the acceptance is to be made by doing something, acting upon something, acceptance is valid only when that condition is fulfilled। हमने ये सब points पढ़े थे। और acceptance reasonable time में होना चाहिए, या offer revoke होता है उससे पहले पहले acceptance होना चाहिए, because एक बार revoke हो गया तो फिर वो offer cancel हो जाएगा, then acceptance is not valid। now standing offer क्या होता है? एक offer जो एक certain period of time के लिए open रहता है। जैसे अभी जैसे एक बिल्डर ने समझो एक बिल्डिंग बनाया एंड वहां पे उसने मतलब ऑफर किया हुआ है कि कोई भी पर्सन आके परचेज करेगा 50 लाख रुपीस में 1 मंथ में आके घर परचेज कर सकता है। तो 1 मंथ तक के लिए वो स्टैंडिंग ऑफर है, 1 मंथ में वो पर्सन कभी भी जा सकता है। इट इज ओपन फॉर अ फिक्स पीरियड, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, हम उसको स्टैंडिंग ऑफर बोलते हैं। तो स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली एक कंटिन्यूइंग ऑफर है, उतने पीरियड तक के लिए वो ऑफर वैलिड रहेगा। क्लियर? जो टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है टिकट्स का पॉइंट। तो अब जैसे मतलब एक ऐसा केस आया, मैं एग्जांपल से तुमको समझाता हूं कि जब हम रेलवे टिकट परचेज करते हैं, तुम स्टेशन पे गए, तुमने ट्रेन का टिकट परचेज किया, राइट? यू परचेज द टिकट जेन्युइनली कि तुमको जाना था, से बोरीवली से चर्चगेट जाना था, तुमने उसके लिए टिकट परचेज किया। तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमसे मिलने आने वाला था, वो फ्रेंड आया 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटा तक तुमको स्टेशन पे वेट कराया, बहुत कमीना फ्रेंड था, राइट? 2 घंटा तक वेट किया। अब वो स्टेशन पे आया, तुमने उसकी भी टिकट ली हुई थी और तुम दोनों ट्रेन में चढ़ के जा रहे थे, रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। बताओ फाइन भरना पड़ेगा क्या? तुम बोलोगे वैलिड टिकट तो है हमारे पास में, टिकट तो परचेज किया है। बट जब तुमने टिकट लिया, तुमने पैसा पे कर दिया, तो तुम्हारा ऑफर था कि मुझे चर्चगेट तक जाना है, टिकट दो। रेलवे ने तुम्हें टिकट दे दिया, बट उस टिकट के ऊपर प्रिंट करके दे दिया योर जर्नी शुड स्टार्ट विद इन 1 आवर, 1 घंटा में जर्नी स्टार्ट होना चाहिए, नहीं तो टिकट इनवैलिड हो जाएगा, राइट? ऐसा कंडीशन डाल दिया उन्होंने। तो हमने क्या रूल पढ़ा? जैसा ऑफर है वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो तुमने ऑफर किया कि मुझे चर्चगेट तक का टिकट दो, रेलवे ने तुम्हें टिकट दिया और टिकट के ऊपर कंडीशन डाल दिया 1 घंटा में जर्नी चालू करो। अगर तुम्हें पहले से पता होता तो तुम शायद टिकट नहीं लेते ना, तुम वेट करते फ्रेंड आ जाएगा उसके बाद में टिकट लेंगे। तो बताओ
वेदर रेलवे तुम पे पेनल्टी लगा सकता है या नहीं लगा सकता, ये जो उन्होंने टिकट पे बाद में कंडीशन प्रिंट करके डाला, ये वैलिड कंडीशन होगा या नहीं होगा, ये प्रॉपर एक्सेप्टेंस है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ ऑफर ये चीज स्पेसिफाई नहीं किया था। एट द टाइम ऑफ ऑफर ये चीज स्पेसिफाई नहीं किया था। बट अब देखो रेलवे क्या बोल रहा है, हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हर टिकट काउंटर पे ऊपर नोटिस बोर्ड लिखा लगा हुआ रहता है एंड वहां पे पहले से मेंशन्ड है कि आपको जर्नी 1 घंटा में स्टार्ट करनी है। जब हमने टिकट दिया तो टिकट पे इसके लिए प्रिंट करके दिया है ताकि आपको याद रहे कि ऐसा कंडीशन है, राइट? इसके लिए कंडीशन प्रिंट करके दिया है। हमने ये कंडीशन अभी नहीं डाला है, ये कंडीशन तो पहले से था। टिकट परचेज करने से पहले अगर आप नोटिस पढ़ लेते तो आपको ये कंडीशन पता होता। तो रेलवे की इसमें क्या गलती है? समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? हाँ सर। यस सर। सो देयरफॉर ये एक वैलिड कंडीशन माना जाएगा। इट इज नॉट टर्म्ड एज कि रेलवे ने एक्सेप्टेंस के टाइम पे कंडीशन डाला है, ये कंडीशन पहले से था, ऑफर होने से पहले से ये कंडीशन अटैच था। समझ में आया क्या सबको पॉइंट क्या है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, देन उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय पोस्ट। तो अगर हम पोस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली ऑफर कंप्लीट कब होगा? मैंने आज लेटर लिखा, तुमको पोस्ट किया, तुमको पोस्ट मिल रहा है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो व्हेन इज ऑफर कंप्लीटेड? ऑफर कंप्लीट कब होगा? हमने क्या पढ़ा था? ऑफर कंप्लीट कब होता है? व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो ऑफरी को पता कब लगा? जब पोस्ट किया तभी पता लग गया, जब उसे मिलेगा तब पता लगा। मिलेगा तब। मिलेगा ऑफर तब। कंप्लीट कब हुआ? व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। सेम वे तुमने भी लेटर लिख के डाला एक्सेप्टेंस का और मुझे पोस्ट किया, राइट? तुमने भी एक्सेप्टेंस का लेटर लिख के डाला और मुझे पोस्ट किया, तो तुमने आज पोस्ट किया, मुझे 4 दिन बाद मिल रहा है। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगा? व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड? जब मिलेगा 4 दिन तभी। बाद When it जब is मिलेगा। received। 4 दिन बाद। 4 दिन बाद कंप्लीट होगा। तो अब यहां पे तुमको ध्यान से समझना है, टेक्निकल चीज आती है। जब ए ने ऑफर किया था बी को, नाउ समझो उसने एक लेटर 15 तारीख को पोस्ट किया जो बी को मिला 17 को, तो हमने ऐसा बोला ऑफर कंप्लीट्स ऑन 17th, राइट? ऑफर कंप्लीट्स ऑन 17th, क्योंकि ऑफर तो ए ने बी को किया है। नाउ बी ने लेटर लिख के ए को भेजा ऑन 19th कि ही इज एक्सेप्टिंग द ऑफर, उसने 19th को लेटर लिखा जो कि ए को मिला 22nd को। तो व्हाट विल वी से? एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? 22nd को। 22nd. सो अब देखो पॉइंट ये है, टिल व्हाट टाइम ए कैन रिवोक ऑफर? ए अपने ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक उसे मिलता 22nd नहीं है। Before acceptance. जब तक उसे मिलता नहीं है। एक्सेप्टेंस तो कब हो गया? 19th को ही हो गया। उसको मिला बाद में है बट एक्सेप्टेंस तो 19th को ही हो गया। तो इसके लिए कम्युनिकेट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बट एक्सेप्टेंस तो हो गया ना। सो हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? तो एक्सेप्टेंस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक तो हो गया ऑफरर और एक हो गया एक्सेप्टर, ऑफरी। क्लियर? एक्सेप्टर, ऑफरी। तो अब देखो पॉइंट क्या है, एज अगेंस्ट ए ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन 19th ओनली, द डे इट इज पोस्टेड। ए के लिए कंप्लीट हो गया, ए उसके बाद में अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता है। एंड बी के लिए ऑफर कब कंप्लीट होगा? जब वो मिल गया ए को, तो हम बोलेंगे बी के लिए ऑफर कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? एक्सेप्टेंस के अंदर 2 पार्टीज इन्वॉल्व थे, बट जब ऑफर किया तो तब तक तो एक ही पार्टी था, उसके लिए कंप्लीट कब होगा? जब सामने वाले को मिल जाएगा। बट जब एक्सेप्टेंस कर रहा है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, खुद के लिए कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाले को मिलेगा। बट ए के लिए कंप्लीट हो गया द मोमेंट इट इज पोस्टेड। अब देखो बी के हाथ से निकल गया, बी वापस से थोड़ी ले सकता है। वंस इट इज पोस्टेड इट इज आउट ऑफ द रीच ऑफ बी, कि बी उसको वापस से कैंसिल कर पाए। सो इसके लिए हम बोलेंगे ए के लिए कंप्लीट हो गया द मोमेंट इट इज पोस्टेड बाय बी। समझ में आएगा पॉइंट क्या है? यस सर। सो पोस्ट के अंदर ऑफर बाय पोस्ट में बी एक्सेप्टेड बाय पोस्ट, राइट? बट देखो क्या है, ऑफर इज मेड
ओनली व्हेन इट रीचेस द ऑफरी. ऑफर कंप्लीट कब होगा? व्हेन इट रीचेस द ऑफरी. बट जब हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस के केस में अब दो पार्टीज हैं. पार्टीज क्या है? इट बाइंड्स द एक्सेप्टर ओनली व्हेन इट रीचेस द ऑफरर. एक्सेप्टर को कब बाइंड करेगा? व्हेन इट रीचेस द ऑफरर. यानी एक्सेप्टर के लिए, बी के लिए कब कंप्लीट हुआ? व्हेन इट रीचेस द ऑफरर, ए के पास पहुंच गया. समझ में आया पॉइंट क्या है? तो an offer may be revoked before the letter is posted. So therefore A के लिए कब complete हुआ? Before it is, the moment उसने post किया A के लिए complete हो गया. समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? So it binds the offerer, not the acceptor. The moment it is posted, as soon as the letter is posted, it binds the offerer. यानी offerer के लिए complete हो गया, but acceptor के लिए अभी तक binding नहीं हुआ because it is not communicated yet. समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? Yes, sir. ओके. कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन. अब बहुत टाइम होता है तुम फोन पे बात करते हो, सामने वाले की आवाज कट कट के आ रही है, क्या बोला सुना ही नहीं दिया प्रॉपर. तो कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन कब वैलिड माना जाता है? तो इट्स सिंपली देयर मस्ट बी क्लियर कम्युनिकेशन. मैंने ऑफर किया, मैं मेरा घर बेचना चाहता हूँ, तो खरीदेगा क्या? सामने वाला हाँ बोलता है, उससे पहले लाइन डिस्कनेक्ट हो गया. इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. मतलब जब एक्नोलेज कर दे, हाँ मैंने तेरी बात सुन ली, तू घर लेना चाहता है, एक्नोलेजमेंट होना चाहिए, देन हम बोलेंगे वैलिड होता है. एविडेंस क्रिएट करने की बात है, नथिंग एल्स. बट ऐसा जनरली होता नहीं है कि ओरली कोई इतने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स करेगा, बट छोटी छोटी चीज के लिए होता है और उसके लिए हम कभी ऐसे कोर्ट में जाते नहीं है. सो इट्स सिंपली कॉन्ट्रैक्ट्स और टेलीफोन, ये सिंपली प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब वो वैलिड माना जाता है. यहां तक समझ में आया सबको पार्ट क्या है? ऑफर एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस एग्रीमेंट आता है, और उस एग्रीमेंट में जब इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, देन इट इज कॉन्ट्रैक्ट. तब वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में जाएगा. यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है क्या? हमने कंसीडरेशन से पहले तक का पार्ट पूरा रीड किया है, कंसीडरेशन से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. क्लियर? यहां तक का पार्ट इजी पार्ट है, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, बट यू विल हैव टू फोकस. थोड़ा रीडिंग स्ट्रांग रखना, कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. कुछ भी डाउट है तो मेरे को पूछो अभी. सर स्टैंडिंग ऑफर फिर से एक बार समझाना. स्टैंडिंग ऑफर इज एन ऑफर विच इज ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जैसे मैंने ऑफर किया कि मैं अपना घर तुझे सेल कर रहा हूँ फॉर 50 लाख रुपीज. अगर तुझे चाहिए घर तो तू 1 महीने में कभी भी रिप्लाई कर देना, 1 मंथ तक मैं तेरा वेट करूंगा. यानी फॉर 1 मंथ इट इज ए स्टैंडिंग ऑफर फॉर यू, यू कैन एक्सेप्ट एनी टाइम. समझ में आ रहा है? 1 मंथ तक वो स्टैंडिंग ऑफर है. बट जब 1 मंथ से ऊपर हो गया तो अब इन दैट केस आई एम ओपन, मैं किसी और को भी सेल कर सकता हूँ, मुझे मतलब तेरा वेट करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? ओके. Thank you, sir. क्लियर यहाँ तक? चलो देन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.